Good morning, everyone. Myself, Vijay Deshmukh. I am working as an assistant professor in the Department of Plant Biotechnology at MGM College of Agricultural Biotechnology, औरंगाबाद। मैं आपको आज जो भी डॉक्यूमेंट्स एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं आपको ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज बताऊंगा। जैसे कि अगर आप देखते हो कि अगर आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिसके बेसिस पे आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो। एग्रीकल्चर एजुकेशन के किसी भी डिग्री कोर्स को आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, फिशरी साइंसेस, फॉरेस्ट्री साइंसेस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, ऐसे अलग अलग कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कौन से एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आपका चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी महाराष्ट्र की वो आपको दे देगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो महाराष्ट्र के बाहर के अदर स्टेट स्टूडेंट्स कहते हैं, हम उसको अदर स्टेट कैंडिडेट कहते हैं, उनके लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो भी उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो दे देंगे उनको। उसके बाद आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए MHCET की, अगर दूसरी JEE की है वो भी चलेगी, NEET नीट की भी चलेगी। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी आपने दिया होगा वो उसकी मार्कशीट आपको नेसेसरी है। उसके बाद HSC जो भी आपकी 12th की मार्कशीट है वो 12th की मार्कशीट आपको इम्पॉर्टेंट है। जो भी साइन्ड बाय प्रिंसिपल जो भी कंसर्न कॉलेज के होंगे उस पर आपको परसेंटेज ऑफ मार्कशीट वो आपको इशू की होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो CBSE से पास आउट होते हैं उस पर सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम आता है। वो ग्रेडिंग सिस्टम अगर आपके पास है तो आपको उस आपके जो जहाँ से आपने 12th आपकी पास की है वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ से उनका प्रिंसिपल का सिग्नेचर करके वो मार्कशीट आपको वहाँ पे लेनी है और वो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद 12th की मार्कशीट आपको लगेगी। उसी तरह से अगर स्टेट बोर्ड का कोई स्टूडेंट्स है तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई स्टूडेंट्स बाहर के कोई कोर्सेस करता है, CBSE हो चाहे किसी और डिग्री प्रोग्राम, हम क्या बोलते हैं उसको, कि किसी और प्रोग्राम से वो पास आउट करता हो तो उसके लिए प्रिंसिपल्स चाहे वो हेड मास्टर हो उनसे वो आपको ऑथराइज्ड करना है वो आपके मार्क्स। उसके बाद आपको लगेगा TC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जो उसके और बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। किसी स्टूडेंट्स ने अगर कहीं से एडमिशन लिया होगा तो उसको TC नहीं मिलेगी तो वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा सकता है, TC लगा सकता है। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कोई उसको बोलता है, कोई इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलता है। उसके बाद आपको जो स्टूडेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके लिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको वहाँ से आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको मिलेगा। SC हो चाहे ST हो, VJA हो, NTB हो, NTC हो, NTD हो, OBC, SBC कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके लिए आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, वो आप अभी से इशू करा के लीजिएगा। उसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगता है, वो भी आपको वहीं से मिलेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जहाँ से आप आपके पास वाले तहसील से जाके ले सकते हो, नहीं तो आपको वो सोशल वेलफेयर ऑफिसेस होते हैं उनके पास से भी आपको ये मिल सकता है। VJA के लिए, NTB के लिए, NTC के लिए, NTD के लिए, OBC के लिए और SBC के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, ओपन कैटेगरी से, तो उसको वो तहसीलदार से सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा, वो आपको वहाँ से ही मिलेगा तहसीलदार से, जो EWS हम सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स जो है सर्टिफिकेट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो भी पेरेंट्स के लिए फेवर में इशू किया होगा, ग्रैंड पेरेंट के लिए इशू किया होगा, वो कैंडिडेट्स के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। उसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं तो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र स्टेट के लिए वो लगेगा, उस पर उनकी साइन होनी चाहिए, उनके साइन के थ्रू वो इशू किया जाता है। वो ग्रैंड पेरेंट्स को अगर मिला होगा, उसके फेवर में पेरेंट्स को मिला होगा तो वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको
वो सर्टिफिकेट अगर इनक्लोज करना है तो उसको आपको, अगर आपको यूज करना है खुद के लिए, तो वो उसको इशू किया होना चाहिए। उसके लिए आपको नॉमिनी एज ए नॉमिनी नॉमिनेट किया होना चाहिए। वो नॉमिनी करने के बाद ही वो आप फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली वो फ्रीडम फाइटर तो आप नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स नहीं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनके द्वारा वो इशू किया होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट जो आपका है सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस पर्सनल, जो भी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं उनके थ्रू वो आपको मिलता है। कोई डिफेंस पर्सनल जो भी है उनको इशू किया जाता है, वो आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपको एक्स सर्विसमैन कोई होगा, आर्मी में होगा, चाहे किसी नेवी में होगा, तो उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको इशू करती है, जिससे अलग उसका जिसके पास भी डिफेंस पर्सनल का सर्टिफिकेट होगा उसके लिए अलग कोटा रहता है, उसमें से आप एडमिशन ले सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो वो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स के, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नहीं तो मेडिकल बोर्ड्स के वो सर्टिफिकेट वो इशू करते हैं। उनको वो सर्टिफिकेट स्टूडेंट को मिलता है और डायरेक्टली उसको एडमिशंस लेने के लिए उसको अलग से फिजिकली हैंडीकैप्ड का कोटा होता है, उसमें से वो एडमिशन स्टूडेंट ले सकता है, कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। और उसकी एक ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी उसकी 40% से कम ही होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। कम अगर हुई तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद होता है सर्टिफिकेट पीएपी, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्संस। अगर किसी का लैंड अगर किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए चला गया हो, इरिगेशन के लिए चला गया हो, किसी डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए चला गया हो, किसी पावर प्रोजेक्ट के लिए चला गया हो, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। अगर वो सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो पीएपी सर्टिफिकेट एक्वायर कर सकता है और उसको अलग से उसके लिए कोटा वहां पे रखा हुआ होता है। उसको डिस्ट्रिक्ट रीसेटलमेंट ऑफिसर होता है, नहीं तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर इम्पावर्ड, ये सर्टिफिकेट उनको इशू करते हैं, जिससे आपको स्टूडेंट को, कैंडिडेट को बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो उसका आपके लिए बेनिफिट मिल सकता है। उसके लिए आपको एग्रीकल्चरिस्ट का, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और आपका मेन सोर्स एग्रीकल्चर लैंड, ये इनकम का जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है, तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अगर मैं एग्रीकल्चर हूँ और मेरा सारा गुजारा अगर एग्रीकल्चर के ही थ्रू होता है, खेती के थ्रू ही होता है, तो मुझे वो सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। तो वो सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कोई वहाँ के अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको इजीली वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपके जो रीजन है वो उनमें मेंशन होने चाहिए। अगला सर्टिफिकेट है जो 7/12 का सर्टिफिकेट। उस कभी हम किसी 7/12 कहते हैं, कोई उसको खासरा कहता है, वो आपको तलाठी नहीं तो पटवारी से मिलेगा। वो रिसेंट सर्टिफिकेट आपके पास 7/12 का होना चाहिए। अगर पूछोगे तो सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट और सर्टिफिकेट ऑफ 7/12 में क्या फर्क है। अगर कोई किसान है वो सिर्फ खेती ही करता है और उसी के से वो पैसे कमाता है तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट रहता है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी अलग जगह पे जॉब करता है और उसके पास कुछ जमीन है तो उसको वो 7/12 का सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे उसको 12% उसके मार्क्स उसके ऐड हो जाते हैं फॉर्म एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो उसके लिए अगर जमीन नहीं है तो आप उसको लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर का सर्टिफिकेट इश्यू करा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 7/12 है, जमीन है, तो 7/12 का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके भी 12% आपको मिलेंगे। उसको हम कहते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर। ये भी इशू किया जाता है तहसीलदार, नायब तहसीलदार की तरफ से। मुझे एक बात आपको बतानी थी कि अगर 7/12 अगर आपके पिताजी के नाम पे, अगर दादाजी के नाम पे, तभी वो आपको चलेगा। अगर वो 7/12 आपके मम्मी के नाम के मैटरनल साइड का है तो वो जमीन और वो 7/12 सर्टिफिकेट आपका कंसिडर किया नहीं जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखो। आपको
एनी हाउ 7/12 अगर लेना है, निकालना है, सर्टिफिकेट निकालना है, तो वो आपके पापा के नाम पे जमीन चाहिए, और नहीं तो आपके ग्रैंडफादर के नाम पे जमीन चाहिए। चाहे वो 1 गुंठा हो और चाहे वो 100 एकर्स हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट का जो नाम है वो आपके दादाजी नहीं तो आपके पिताजी का होना चाहिए। उसके बाद का मैंने बोला था सर्टिफिकेट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, इसके भी आपको 12% मिलते हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार नहीं तो नायब तहसीलदार से आपको लेना होगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिशरमैन है, वो भी सर्टिफिकेट हम जिसको कोई बोलते हैं मराठी में, वो सर्टिफिकेट आपको उनसे लेना है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फिशरीज, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है अगर कोई स्टूडेंट्स 12th में 11th में एनसीसी बी और सर्टिफिकेट उसके पास अगर है, चाहे वो एयर का हो, नेवल का हो, आर्मी विंग का हो, वो इशूड बाय एनी कमांडेंट, वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके अलग से आपको स्कोरिंग उसमें ऐड हो जाती है आपके 12th के सीईटी के मार्क्स के साथ, जिससे आपको एडमिशन लेने के लिए बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स पब्लिक गेम्स इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, वो अगर 11th में 12th में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन में अगर आपने कुछ पार्टिसिपेशन किया होगा तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो उसके भाई मार्क्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगला सर्टिफिकेट एनएसएस सर्टिफिकेट, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना हम उसको बोलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने 240 आवर्स का स्पेशल कैंप अगर किया होगा तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है। जैसे कि जूनियर कॉलेज में ही ऑब्वियसली उसने किया होगा, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर नहीं तो वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो होता है, वो ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए उसको उसका बेनिफिट मिलता है। और वो एनएसएस सर्टिफिकेट अगर अटैच करता है तो उसका परसेंटेज, कुछ परसेंटेज उसके एडमिशन के टाइम में उसके ऐड हो जाते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, एमसीआर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं तो महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च के अंदर अगर उसका कोई पिताजी एम्प्लॉय है, अगर कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कैंडिडेट हूँ और मेरे पिताजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में नहीं तो एमसीआर में काम करते, तो उसके लिए 3% मुझे उसमें ऐड होता है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट उसको हम कहते हैं। अगर आप एडमिशन एग्रीकल्चर एजुकेशन में लेना चाहते हो और आपके पिताजी अगर उसमें काम करते हो तो आपको वो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट मिलता है, उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिबेट, एसे, इलोकेशन, अगर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर में आपने 11th 12th में किसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में अगर आपने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, एसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, इलोकेशन में आपने अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो इसका भी बेनिफिट आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस, और उसको हम कहते हैं रूरल इंस्टीट्यूट अमरावती और वर्धा। अगर आपने वहां पे अगर आपने काम किया होगा डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसेस में तो उसका भी बेनिफिट आपको वहां पे मिल सकता है। उसके बाद अगर आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपके पास हो एग्रीकल्चर टेक्निकल स्कूल का, अगर आपके पास डिप्लोमा होगा तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर को 2nd ईयर में। तो ये सारे बेनिफिट्स उसमें है। अगर कोई माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर स्टेट से होगा तो उसके लिए भी कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे है। और नो ऑब्जेक्ट, अगर आप कोई एम्प्लॉयर है और आपको अगर चाहते हो कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपको एडमिशन लेना है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या किसी भी जहाँ से आप काम करते हो वहाँ से लाना पड़ेगा, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी कुछ चीज़ें जो है अपेंडिक्स जी, सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर इन द अपना अलग अलग माइनॉरिटी के लिए, वो भी बेनिफिट्स आपके लिए है। वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 12th के बाद लगने वाले हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से कलेक्ट करना शुरू कर दो, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वैलिडिटी के लिए दिक्कत आती है। वैलिडिटी के बाद उसको अगर दिक्कत आती है, नॉन क्रीमिलियर के लिए दिक्कत आती है। एचएससी का उसके पास, सीबीएसई का वो स्टूडेंट्स होता है,
सीबीएसई का स्टूडेंट्स होने के बाद उसके पास सिर्फ ए बी सी ग्रेड का मार्कशीट होता है, और जब वो फॉर्म अपलोड करता है तो उसके पास उस पर मार्क्स मेंशन नहीं होते। तो इमीडिएट जो भी अपना कॉलेज होगा जहां से आपने 12th पास किया होगा, वहां से आपको क्या करना है, वो सारा सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करना है और उसको आपके पास कलेक्शन करके रखना है। जब भी एमसीआर के फॉर्म्स अगर आउट हो जाएंगे तो उसके लिए आपको वो फॉर्म फिलअप करने में बहुत आसानी होगी और आप इजीली फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए रिक्वायर है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आपके सहूलियत के लिए बता दी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक के साथ बने रहिएगा। वो आपका मैसेज हम तक पहुंचा देंगे और हम आपके लिए जो भी सारी चीज़ें हैं आपको आसान कैसे बना सकते हैं उसके लिए हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।